नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चौहान एजुकेशन इम्पास में आप सभी का स्वागत करता हूं। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 9 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। 9 चैप्टर का एक पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। हमने देखा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ प्रेशर सिस्टम भी हमने देख लिया है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो विंड की वेलोसिटी और डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं, और ये जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होती है। तो चैप्टर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो विंड के वेलोसिटी को डिसाइड करते हैं और डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स थे? प्रेशर ग्रेडियंट था, फ्रिक्शनल फोर्स था और कोरियोलिस फोर्स था। तो हम एक एक करके इनको देखते हैं कि ये क्या है आखिर में। प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट ये प्रेशर ड्रॉप होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ का प्रेशर है 1000 मिली बार, 1000 मिली बार। यहाँ का प्रेशर है 950 मिली बार। यहाँ का प्रेशर है 900 मिली बार। ये कुछ प्रेशर है। तो हम देख सकते हैं कि लगातार प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। और ये है आइसोबार्स, ये आइसोबार्स है। तो इधर से इधर जाने पे प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, इसी को कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर लगातार गिर रहा है। अगर ये आइसोबार्स बहुत क्लोज हैं, आइसोबार बहुत क्लोज हैं, तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा। और अगर ये आइसोबार्स बहुत दूर दूर हैं, तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कमजोर होगा। कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू दिस दिस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स वुड बी लेस देन दिस वन। ऐसा क्यों? यहाँ पे क्या है कि ये कम डिस्टेंस पे ही ज्यादा प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि ज्यादा दूरी पे उतना ही प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ का जो फोर्स होगा, ये वाला फोर्स इसके मुकाबले वीक होगा। और यही जो फोर्स है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, यही विंड के स्पीड को डिसाइड करता है। फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स लैंड पे, यानी कि अर्थ के सरफेस पे, लैंड पे ये ज्यादा प्रेवलेंट होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। जबकि ओशन में ये फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है एज कंपेयर टू लैंड। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, अर्थ के सरफेस से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर तक लगता है, ये फोर्स एक्ट करता है। कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है अर्थ के रोटेशन से। अर्थ, ये मान लेते हैं अर्थ है और ये अर्थ की एक्सिस है। तो अर्थ ऐसे रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। तो जो अर्थ रोटेट करती है, इसी से कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है। और एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जिनने इस कोरियोलिस फोर्स का डिस्कवरी की थी। उनके नाम पे कोरियोलिस फोर्स की नेमिंग की गई। अब ये कोरियोलिस फोर्स वर्क कैसे करता है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मतलब ये अर्थ, ये हो गया इक्वेटर। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंड को, मान लेते हैं कि ये पोल से इक्वेटर की तरफ विंड आ रही है, तो ये विंड को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। और सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है विंड को। तो याद रखेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड की तरफ और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड की तरफ कोरियोलिस फोर्स विंड को ड्रैग कर देता है, मोड़ देता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अब ये जो कोरियोलिस फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ लैटिट्यूड के। मतलब कोरियोलिस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ लैटिट्यूड। मतलब लैटिट्यूड जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा होता जाएगा एंगल ऑफ लैटिट्यूड, उतना ही कोरियोलिस फोर्स ज्यादा होता जाएगा। मतलब कोरियोलिस फोर्स एट 60 डिग्री लैटिट्यूड इज ग्रेटर देन कोरियोलिस फोर्स एट 30 डिग्री।
मतलब इक्वेटर से जितना हम दूर जाते जाएंगे पोल्स की तरफ, उतना ही कोरियोलिस फोर्स स्ट्रांग होते जाएगा। यही वजह है कि कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे एब्सेंट होता है और पोल्स पे मैक्सिमम होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ये 30 डिग्री लैटिट्यूड, 30 डिग्री लैटिट्यूड, 60। तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये विंड तो जा रही थी इक्वेटर की तरफ, इक्वेटर की तरफ जा रही थी, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में इसको कोरियोलिस फोर्स ने लेफ्ट की तरफ मोड़ दिया है, डिफ्लेक्ट कर दिया है, ड्रैग कर दिया है। ये है नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर की तरफ विंड आ रही थी, तो कोरियोलिस फोर्स ने इसे राइट की तरफ ड्रैग कर लिया है, डिफ्लेक्ट कर दिया है। और क्योंकि कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड, दैट इज व्हाई deflection is maximum at poles and there is no deflection at equator. That is why these winds go parallel to this equator. ये ऐसे निकल जाएगी, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा इनमें, ये ऐसे ही निकल जाती हैं सीधी। अब देखते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं, कोरियोलिस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये विंड के वेलोसिटी और डायरेक्शन को डिसाइड कैसे करते हैं। तो जो कोरियोलिस फोर्स होता है ये परपेंडिकुलर होता है प्रेशर ग्रेडियंट के, मतलब ये हो गया एक आइसोबार और एक हो गया ये आइसोबार, तो प्रेशर ग्रेडियंट ये हो गया, तो इसके परपेंडिकुलर कोरियोलिस फोर्स वर्क कर रहा होता है। अभी जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये परपेंडिकुलर होता है आइसोबार के, तो ये आइसोबार हो गया, इसके परपेंडिकुलर हो गया प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और इसी के परपेंडिकुलर होता है ये कोरियोलिस फोर्स। अब जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा, फोर्स होगा, जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा, वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा विंड के डायरेक्शन में। तो मतलब प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा, प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा तो वेलोसिटी भी ज्यादा, और वेलोसिटी और प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा इसीलिए डिफ्लेक्शन भी ज्यादा है विंड के डायरेक्शन में। इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है, क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड, तो एंगल ऑफ लैटिट्यूड एट इक्वेटर इज जीरो, दैट इज व्हाई कोरियोलिस फोर्स इज आल्सो जीरो, and this is why wind blows perpendicular to isobars, means these are isobars, so wind blows perpendicular to these isobars, and इसी के चलते जो प्रेशर, लो प्रेशर एरिया है, लो प्रेशर एरिया वो फिल्ड हो जाती है एयर से, मतलब ये लो प्रेशर एरिया है और ये हाई प्रेशर एरिया है, तो ये विंड इधर से इधर चलेगी और यहाँ पे विंड जाके जो गैप होगा उसे फिल कर देगी। अब क्योंकि इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स तो होता नहीं है, तो विंड विंड लगभग लगभग परपेंडिकुलर निकल जाती है आइसोबास के, आइसोबास के परपेंडिकुलर होती है लगभग लगभग। यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं होता क्योंकि कोरियोलिस फोर्स है नहीं, इसीलिए ट्रॉपिकल एरिया में तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन नियर इक्वेटर नहीं आते। तो ये होगा लो प्रेशर एरिया, ये हो गया हाई प्रेशर एरिया, विंड, ये है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, और कोरियोलिस फोर्स ये विंड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, और ये फ्रिक्शन फोर्स विंड के डायरेक्शन के एग्जैक्टली ऑपोजिट। ये पता नहीं आपने वेक्टर एनालिसिस पढ़ा है कि नहीं क्लास 12th में, तो उसमें ये पढ़ाया जाता है कि कैसे दो फोर्सेस का रिजल्टेंट किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे ही होता है, ये रिजल्टेंट होता है, ये मान लेते हैं कि ए है, बी है, तो कुछ इसी तरीके से इनकी भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डिसाइड होता है। तो ये कोरियोलिस फोर्स हो गया और ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और विंड कोरियोलिस फोर्स के चलते डिफ्लेक्ट होके ये कुछ इस दिशा में हो गई है। क्योंकि होता क्या है कि ये आइसोबार है, ये आइसोबार है और ये लो प्रेशर एरिया हाई प्रेशर एरिया, तो विंड मान लेते हैं कि कुछ इधर से इधर चली, तो लगातार ये जो कोरियोलिस फोर्स है इस पे इसके परपेंडिकुलर काम कर रहा होता है,
लगातार काम कर रहा होता है। तो ये विंड कुछ सीधे ना निकल के विंड ऐसे 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 टिल्ट होती है, मतलब इसकी डायरेक्शन डिफ्लेक्ट होती है। और एक ऐसा टाइम आता है कि ये जब फ्रिक्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो ये बिल्कुल पैरेलल हो जाती है आइसोबार्स के। ये हम देखेंगे, उसी को जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं। हम आगे वाले स्लाइड में देखते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। ये देखते हैं क्या होती है। अब हमें पता है कि विंड की वेलोसिटी और डायरेक्शन ये एक नेट रिजल्टेंट होती है किसकी, जनरेटिंग फोर्सेस की। ये कौन कौन सी है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरियोलिस फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। ये तीनों फोर्सेस कंबाइंडली अफेक्ट करती हैं विंड के वेलोसिटी और डायरेक्शन को। तो अर्थ के सरफेस से 3 किलोमीटर से ऊपर जैसे ही हम जाते हैं तो विंड पे फ्रिक्शनल फोर्स लगभग जीरो हो जाता है, मतलब विंड लगभग फ्री हो जाती है फ्रिक्शनल फोर्स से। और अगर आइसोबार, ये जो आइसोबार्स हैं, ये आइसोबार अगर स्ट्रेट है तो होता क्या है कि ये प्रेशर ग्रेडियंट एग्जैक्टली बैलेंस हो जाती है कोरियोलिस फोर्स से। ये विंड को ऐसे चलना चाहिए, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, तो इसको ऐसे चलना चाहिए, हाई से लो। और क्योंकि लगातार इस पे कोरियोलिस फोर्स काम कर रहा है तो विंड को ऐसे ऐसे जाना चाहिए, क्योंकि इसके लगातार पेंडिकुलर कोरियोलिस फोर्स काम कर ही रहा है। तो कुछ इस तरीके से, तो ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट होती जाती है। अब होता क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स 3 किलोमीटर से ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो जाती है। तो इसके चलते वहां पे जो कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट काम कर रहा होता है किसके, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के। तो ये दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली बैलेंस कर देते हैं, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इधर काम कर रहा है और कोरियोलिस फोर्स इधर काम कर रहा है, और ये दोनों आइसोबार्स हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है एक हाइट पे जाके कि विंड डिफ्लेक्ट होते होते एकदम आइसोबार्स के पैरेलल निकल जाती है। तो आइसोबार्स के पैरेलल निकल जाती है, इसी को कहते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। तो विंड ब्लोज पैरेलल टू प्रेशर, सॉरी दोस्तों ये प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है, ये आइसोबार है। विंड ब्लोज पैरेलल टू आइसोबार्स, ये आइसोबार है, प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है, ये आइसोबार है। तो विंड सीधे सीधे एकदम आइसोबार्स के पैरेलल निकल जाती है, इसी को कहते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। तो ये कुछ, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ये हो गया प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और उसी के एग्जैक्टली ऑपोजिट और लगभग उसी मैग्नीट्यूड का कोरियोलिस फोर्स ऑपोजिट लग जाता है। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये वाला प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इक्वल हो जाता है कोरियोलिस फोर्स के। अब इक्वल हो जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और ये जियोस्ट्रॉफिक विंड आइसोबार्स के पैरेलल निकल जाती है। नहीं तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि विंड को हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन को फ्लो होना चाहिए, विंड को जाना ऐसे चाहिए, लेकिन विंड आइसोबार्स के पैरेलल निकल गई, इसी को कहते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। तो दोस्तों इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। आगे इस चैप्टर में हम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पढ़ेंगे, कुछ लोकल विंड्स पढ़ेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।